नमस्कार, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय है हिंदी वर्णमाला। व्याकरण का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक एक करके सभी टॉपिक कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम स्वर और व्यंजन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, घोष, अघोष, अलप प्राण, महाप्राण, ये सभी करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं विषयों से आते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। मुख से उच्चरित ध्वनियों के ध्वनि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कथित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है और लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग। यानी कि जब हम बोलते हैं तो ध्वनियों बोलते हैं और जब लिखते हैं उन्हीं ध्वनियों को प्रदर्शित करने के जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर, अक्षर या वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर या 52 वर्ण हैं, जिनके अंदर 11 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजनों में 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं, 1 अनुस्वार और 1 विसर्ग। ये सभी कुल मिला के 52 ध्वनियाँ होती हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि हिंदी में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो अगर कुल अक्षर पूछा जाए या कुल वर्ण पूछा जाए तो आप कहेंगे 52 वर्ण होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी के मूल कितने वर्ण या अक्षर होते हैं तो आप कहेंगे हिंदी के मूल 44 होते हैं, जिनके अंदर 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये हिंदी के मूल अक्षर हैं। सबसे पहले स्वर है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन, व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं या उच्चरित होती हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर मूल 44 अक्षर हैं, जिनके अंदर 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। जो 11 स्वर हैं वो हैं आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। कुछ लोग अंग और अह को भी स्वर मानते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं है, ये अयोगवा है। कई बार एग्ज़ाम में एक प्रश्न आ जाता है, इन स्वरों में से 4 दे दिए जाते हैं और 1 इनमें से दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से अयोगवा कौन सा है। तो ये 2 अयोगवा हैं। ये ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, लघु या तुच्छ, यानी कि जिनके उच्चारण में 1 मात्रा काल लगता है, अर्थात कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई, ऊ, री, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं और इन चारों को मूल स्वर भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी के मूल स्वर कितने हैं या कौन कौन से हैं, तो ये चारों ही हिंदी के मूल स्वर हैं। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये हैं आ, ई, ऊ, ए, ओ। आगे है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जब हम लंबा करके बोलते हैं, लंबी आवाज़ निकालते हैं, तो वहाँ पे प्लुत स्वर होता है। जैसे राधे, जो पीछे एस की तरह लगा होता है, ये इस स्वर का चिन्ह है। आजा, ओम, ऐसे जब लंबे करके बोलते हैं तो वहाँ पे प्लुत स्वर होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में होता था, अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये थे स्वर। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजनों में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन है, जिनकी संख्या 25 है। 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। वो वर्ग हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। सबसे पहले कवर्ग में है क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, अञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। उसके बाद पवर्ग है
प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हैं जिनकी संख्या भी 4 रहती है और ये है य, र, ल, व। इनमें य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये व्यंजन की अपेक्षा स्वर का काम अधिक करते हैं। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। ऊष्म का अर्थ होता है ऊष्मा, गर्माहट। जब इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है तो मुंह से कुछ गर्म हवा आती है, गर्माहट महसूस होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो अन्य व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, जैसे क्षय, त्रय, ग, श्रय। जैसे क्षय है, ये क प्लस श इसको मिलाकर बना है। इसी तरह से ये सभी बने हैं। उसके बाद है द्विगुण व्यंजन। इनको द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों का काम करते हैं। पहला है ड। ड के नीचे जब बिंदी लगाई जाती है तो वो ड का काम करती है, ड। जैसे सड़क, सड़क में बिंदी लगेगी। और जब बिना बिंदी के आता है ये तो मुक्ता कहते हैं, इस बिंदी को मुक्ता कहते हैं। और जब ये बिना मुक्ता के या बिना बिंदी के आता है तो उसमें जैसे डमरू, तो ये डै का काम करेगा और जब बिंदी के साथ आएगा तो ये डै का काम करेगा। इसी तरह से ढ, जब ढ बगैर बिंदी के आएगा तो ये जैसे ढक्कन, ढ का काम करेगा। और जब ये मुक्ता के साथ आएगा या बिंदी के साथ आएगा तो ये ढ का काम करेगा, जैसे पढ़ना, पढ़ना। तो इस तरह से ये 2-2 व्यंजनों के काम करते हैं, इसीलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। स्थान के आधार पर इन्हीं व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर है कंठ्य ध्वनियाँ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और औष्ठ्य। मुख की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर दिखाया नहीं गया, ये कंठ है, कंठ गला, यहाँ से कंठ्य ध्वनियों का उच्चारण होता है। उसके बाद तालु है, तालु एक कोमल भाग होता है, कंठ से बिल्कुल ऊपर, दांतों के और तलवे के बीच का जो भाग होता है उसको मुर्दा भाग कहा जाता है। और दांत होते हैं और होठ होते हैं। ये कंठ्य ध्वनियाँ हैं जिनमें क, ख, ग, घ, अंग। इनका उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग जब कोमल तालु को स्पर्श करता है तब इन ध्वनियों का उच्चारण होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इनके साथ ही अ और आ, ये ध्वनियाँ भी कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं। उसके बाद है तालव्य ध्वनियाँ। जीवा का अगला भाग या नोक जब कठोर तालु को स्पर्श करती है तो इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। ये ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, अञ, य और श। ये ध्वनियाँ भी तालव्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। उसके बाद है मूर्धन्य। जीभ का अगला भाग जब मूर्धा यानी कि दांतों के ऊपर वाला भाग को स्पर्श करता है तो इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। इन ध्वनियों में ट, ठ, ड, ढ, ण। इनके अतिरिक्त र और श, ये ध्वनियाँ भी मूर्धन्य ध्वनियाँ के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है दंत्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा है वो दांतों को स्पर्श करती है तो उन्हें दंत्य ध्वनियाँ कहा जाता है। इनके अंदर त, थ, द, ध, न। इसके अतिरिक्त ल और स, ये ध्वनियाँ भी दंत्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। उसके बाद है ओष्ठ्य ध्वनियाँ। ओठों के मिलने से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वे ओष्ठ्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, जिनके अंदर प, फ, ब, भ, म। इनके अतिरिक्त ऊ और ऊ भी ओष्ठ्य ध्वनियाँ आती हैं। इनका उच्चारण भी ओठों की सहायता से किया जाता है। तो ये थे उच्चारण स्थान के आधार पर। स्वर तंत्री के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। स्वर तंत्री के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक होता है घोष, दूसरा होता है अघोष। जो हमारा कंठ होता है, गला, उसके अंदर 2 झिल्लियाँ होती हैं, उन्हें स्वर तंत्री कहा जाता है। तो यहाँ पे नीचे गले के अंदर
दो स्वर तंत्री होती हैं। स्वर यंत्र के अंदर दो पतले झिल्लीदार लचीले आवरण होते हैं। श्वास की गति के अनुसार वो फैलते हैं फिर सिकुड़ते हैं। जब वो पहली स्थिति में आते हैं, इन्हीं के कंपन से तंत्री के तारों की भांति अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इनके तने हुए और संकुचित होने पर जब श्वास वायु के वेग से घर्षण करती हुई निकलती है तो घोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, और जब ये खुली हुई और शिथिल होती हैं तो श्वास प्रवाह का इनसे घर्षण नहीं होता। उस स्थिति में अघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो स्वर तंत्री के आधार पर दो तरह की ध्वनियाँ होती हैं, घोष और अघोष। घोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच से निकलती हवा में कंपन होता है। हिंदी के अंदर ये जो पांचों वर्ग हैं हमारे, इनके अंतिम तीन व्यंजन घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, घोष व्यंजन कहलाते हैं। अंतिम तीन, ये अंतिम तीन। उसके बाद है अघोष। अघोष ध्वनियाँ वे होती हैं, ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग की पहली दो ध्वनियाँ, ये जो पांचों वर्ग हैं, इनकी पहली दो ध्वनियाँ अघोष ध्वनियाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त स और श ये भी अघोष ध्वनियाँ के अंतर्गत आते हैं। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है, वो भी दो प्रकार का होता है, एक अलप प्राण और दूसरा महाप्राण। उसके बाद अगला वर्गीकरण है प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। प्राण का अर्थ होता है श्वास वायु। पहला है अलप प्राण। अलप का अर्थ होता है थोड़ा, कम। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास की कम मात्रा बाहर निकलती है, यानी कि श्वास छोड़ते समय जब वायु, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु कम बाहर निकलती है, वे अलप प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। व्यंजनों के पांचों वर्ग हैं, इनके पहले अक्षर और तीसरे अक्षर ये और पंचम, पहला, तीसरा और पंचम वर्ण अलप प्राण ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास वायु कम बाहर निकलती है। दूसरा है महाप्राण। महा का अर्थ होता है बड़ा, प्राण का अर्थ होता है श्वास वायु, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वे महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग की, ये जो हमारे पांचों वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण हैं। इनकी एक मोटी सी पहचान है कि जो ह ध्वनि है, ह ध्वनि शुद्ध प्राण है। जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो इसी से मिलती जुलती होती हैं। अलप प्राण और महाप्राण के बीच का अगर आपको अंतर पता करना हो तो ह से हो जाता है। कैसे होता है? ह युक्त ध्वनियाँ महाप्राण हैं और जिनमें ह की ध्वनि नहीं आती वो अलप प्राण है। जैसे उदाहरण के लिए क है, क अलप प्राण व्यंजन है, लेकिन इसके स्थान पर जब हम ख लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? ख के साथ थोड़ी सी ह की आवाज़ आती है। जैसे इंग्लिश में भी हम लिखते हैं क ख के एच, जब ऐसे लिखते हैं जिनके साथ एच लगता है इंग्लिश में लिखते समय तो वो सब महाप्राण है, और जिनके साथ नहीं लगता वो सभी अलप प्राण हैं। जिनका उच्चारण करते समय थोड़ी सी ह की आवाज़ आती है, ह ध्वनि थोड़ी सी मिलती है, वो महाप्राण हैं, और जिनके अंदर ह की ध्वनि नहीं मिलती वो अलप प्राण है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो नेशनल लेवल का हो, सभी के अंदर इनमें से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इनमें से चार कोई भी वर्ण दे दिए जाते हैं और उनमें से एक, जैसे कंठ लिख दिया जाता है, इनमें से एक दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इन व्यंजनों में कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ व्यंजन कौन सा है। जैसे इनके अंदर तालव्य व्यंजन कौन सा है। चार ध्वनियाँ दे दी जाती हैं और उनमें पूछ लिया जाता है इनके अंदर महाप्राण व्यंजन बताइए या इनके अंदर घोष ध्वनि बताइए। तो ये सब हम कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।